तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे क्या दिया हुआ है। तो ए बी सी डी एक आयत है, जैसा कि फोटो में दिख रहा होगा। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण को, ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी ये ए कोना, ये सी कोना है, इसको भी समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि इधर बनने वाला कोना इधर बनने वाला कोना बराबर होगा, इधर बनने वाला कोण इधर बनने वाला कोण के बराबर होगा। और दर्शाना ये है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। हम लोग ये साबित करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी को हम लोग को वर्ग दिखाना है, और ये भी दिखाना है साथ साथ में कि जो विकर्ण बी डी होगा, ये जो विकर्ण बी डी होगा वो दोनों कोना बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। मतलब हम लोग ये दिखाना है कि यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा और यहाँ वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ऐसा दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं बनाने का, कि जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है ना, दिया गया है कि क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला बात करेंगे ए बी सी डी आयत दिया हुआ है। ए बी सी डी एक आयत क्या है? आयत। और हम लोग सब जानते हैं कि आयत का मतलब क्या होता है कि जिसके आमने सामने का भुजाएं आपस में बराबर होता है, भुजाएं आपस में समांतर होता है। यानी ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर होता है। ए बी जो है वो समांतर होता है सी डी का। फिर साथ साथ ये भी बोलेंगे कि जो ए डी है वो समांतर होता है बी सी का। ठीक है, ये इधर का भुजा इस भुजा के बराबर होता है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है। और साथ में हम लोग जानते हैं कि आयत है तो भुजा समांतर के साथ साथ बराबर भी होता है। जब हम आयत का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे उस समय ये बात हम बताए थे कि आयत जो होता है वो अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे गुण को भी रखता है। जैसे बोलेंगे कि आमने सामने को भुजा को बराबर रखता है। यहां तक कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। यानी इसका हर एक कोण 90 डिग्री है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एक कोण क्या है? 90 डिग्री। ये आयत का गुण है। ये हम लोग आयत के गुण की वजह से लिख पा रहे हैं कि आयत के भुजाएं आपस में समांतर होता है और बराबर होता है, और यहाँ तक कि सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और हम लोग ये भी जान रहे हैं अभी यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन के आधार पर कि AC जो है कोण ए और सी को भी समद्विभाजित कर रहा है। यानी ए सी जो एक ऐसा रेखा है जो कोण ए को भी AC कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। अब बताइएगा समद्विभाजित करता है तो हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि यहाँ वाला जो कोण होगा यहाँ वाला और यहाँ वाला एक आपस में बराबर होगा। अगर नाम दे देखो ना तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हम कह सकते हैं एंगल जो 1 है वो इक्वल एंगल 2 का है, एंगल 3 है वो इक्वल एंगल 4 का है। इतना सारा चीज हम लोग कहाँ से लिख पाए? केवल आयत के गुण के कारण। ठीक है, अब हम लोग को जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है हम लोगों को क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी को वर्ग है। पहला नंबर में यही सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। और हम लोग जानते हैं वर्ग सिद्ध करने का मतलब सभी भुजा को बराबर दिखाना। ए डी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाओं को क्या करना है? बराबर दिखाना। ठीक है, तभी तो वर्ग कहेंगे। वर्ग होने के लिए सभी भुजा बराबर होना चाहिए, सभी कोण 90 के बराबर होना चाहिए। वो तो पहले से दे दिया है कि नहीं? वर्ग जो होता है अपने आप में जो गुण रखता है, उसका कहने का मतलब ये हुआ कि सभी भुजा को बराबर दिखाना है।
सब भुजा को बराबर दिखाएंगे तो वर्ग हो जाएगा। लेकिन साथ में केवल सभी भुजा को बराबर दिखाने से वर्ग नहीं कहलाता है, क्योंकि सभी भुजा बराबर समचतुर्भुज भी रखता है। समझ रहे हो? तो हम लोग को साथ में यहाँ दे दिया है कि 90 डिग्री है, तो एक कंडीशन तो हम लोग को दे है, बस खाली हमको चारों भुजा बराबर दिखाना है। चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको बराबर दिखाने के लिए किसी दो भुजा को हमको आपस में बराबर दिखाना पड़ेगा। जैसे हमको ये भुजा को या ये भुजा को या ये त्रिभुज को या ये त्रिभुज को हमको पहले क्या करना होगा, सर्वांशम दिखाना होगा। फिलहाल अभी हम ये मान ले रहे हैं कि ये हम लोग का जहाँ दोनों विकर्ण आपस में कट रहा है उस पॉइंट का नाम O है। तो हम लोग दो त्रिभुज लेने वाले हैं। अब देखते हैं दो त्रिभुज कौन कौन सा लेते हैं जिससे हम लोग ये साबित कर पाए कि आपस में दो भुजा हमारा क्या है, बराबर है। अगर हम इन दोनों में चलते हैं तो साबित कर पाएंगे क्या, देख लेते हैं। क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर में, ये भुजा बराबर दिखाना है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाते हैं, इसका ये कोना यहाँ वाला, इसका ये कोना यहाँ वाला बराबर है। ये भुजा और ये भुजा तो हम लोग का पहले से ही बराबर है। हम लोग को दिखाना है किसी एक भुजा को बराबर। जैसे इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा का बराबर दिखा देते हैं, तभी सभी भुजा फिर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कोई दो छोटा छोटा त्रिभुज में। अगर हम लोग इन दोनों में चलते हैं तो इन दोनों में हम लोग को एक OC मिलेगा जो बराबर बीच में है, मतलब कि इक्विवेलेंट होगा। और ये तो बराबर हो जाएगा दो को, और दो को तो बराबर हो रहा है। तीसरा बराबर ले सकते हैं कि यहाँ का कोना यहाँ के कोना के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में आते हैं और इस प्रमाण में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसी दो त्रिभुज का। जैसे इन दो त्रिभुज की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एक COD और एक BOC। तो त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज COD में अगर ये दो त्रिभुज में चलते हैं तो हम लोग को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये मिलेगा कि जो OC है वो OC के बराबर है, जिसको हम लोग ओवेनिस्ट से लिख सकते हैं, ओवेनिस्ट से लिख सकते हैं। दूसरी हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो भुजा है आपका BO और इसका जो भुजा OD, ये दोनों आपस में बराबर होगा। OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। कैसे, हम लोग जान रहे हैं कि ये अपने आप में एक आयत है। आयत मतलब समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से। और आयत अपने आप में क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये तो दो चीज मिल गया। तीसरा हम लोग ढूंढना है, ठीक है, कि भाई ऐसा कौन सा चीज है जो इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के बराबर देखो, ये दिख रहा है कोना 3 कोना 4 दिख रहा है ना। लेकिन बात यहाँ ये हो जाएगा कि ये एक भुजा है, ठीक है, ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है, और कोना अलग हो जा रहा है, जबकि दो भुजा एक कोना का ये नहीं है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ वाला कोना को यहाँ वाला कोना के बराबर लिख लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं कि अगर दो विकर्ण आपस में जब प्रतिच्छेद करता है तो सभी जगह कोण 90, मतलब सभी जगह कोण बराबर बनता है। इधर का कोण यहाँ बराबर बनता है, इधर कोण यहाँ बराबर बनता है, और साथ में सब लोग अपने आप में 90 डिग्री बनता है, क्योंकि आयत है। क्या है ये, आयत है। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो कोना होगा ये वाला कोना इस कोना के बराबर होगा, यानी एंगल BOC बराबर होगा एंगल COD का। अगर दो कोना बराबर है, ये भी कहाँ से ले रहे हैं, देखो यही समांतर चतुर्भुज के गुण से ही ले पा रहे हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये साइड साइड और ये कोना बीच में आ रहा है कि नहीं। इधर भी देखो साइड साइड और कोना बीच में आ रहा है, यानी कि हम लोग ले सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से।
तो एस सर्वांग समता नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, तो जो त्रिभुज BOC है वो सर्वांग होगा त्रिभुज COD का, और बाई CPCD हम लोग ये कह सकते हैं, CPCD से हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो भुजा BC होगा, इस त्रिभुज का भुजा CD के बराबर होगा। अगर इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, और हम लोग के पास जो यहाँ दिया हुआ था इस बराबर वाला को, इसको अगर समीकरण 1 मान लें तो ये दोनों से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, AB किसके बराबर है, यहाँ लिखेंगे कि जो AB है वो बराबर है CD के, और यहाँ क्या लिख रहा है, CD किसके बराबर है, BC है ना। CD किसके बराबर है, CD बराबर BC, और यहाँ BC किसके बराबर है, AD का। तो यहाँ से चारों भुजा बराबर हो गया, और हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो ABCD है एक वर्ग है, कि वर्ग होने के लिए सभी भुजा बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये सब कहाँ पे लिखे, ये सब समांतर चतुर्भुज के गुण से ही लिखे हैं, है ना। अब हम लोग एक और बच गया, दूसरा यहाँ सिद्ध करने के लिए एक और दिया गया था, ये जो BD है, जो BD दिखा नहीं रेखा, ये रेखा में हम लोग ये साबित करना है कि यहाँ कोना यहाँ के बराबर होगा और यहाँ कोना यहाँ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से दिखा सकते हैं। अगर हम लोग उसी तरह ये दोनों त्रिभुज को, इस दोनों त्रिभुज में अगर सर्वांग समता दिखा देंगे दोनों त्रिभुज में, क्योंकि हम लोग तो अपना जान ही कि चारों भुजा बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, पहला कंडीशन मिल जाएगा। दूसरा बीच वाला मिल रहा है, 2 हो गया। तीसरा ये भुजा, मतलब भुजा का यूज करके हम लोग दो त्रिभुज को सर्वांग दिखा देंगे, और CPCD से यहाँ कोना को यहाँ के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना क्या है कि जो विकर्ण BD है, BD दोनों कोना B और D को समविभाजित कर रहा है, तो BD कोना B तथा D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या दिखाना होगा हम लोग को, ध्यान देना, अगर नेमिंग कर देते हैं तो हमको ये दिखाना होगा कि यहाँ का 5 नंबर, यहाँ के 6 नंबर, और यहाँ का 7 नंबर और यहाँ का 8 नंबर, मतलब 5 को 6 के बराबर दिखाना और 7 को 8 के बराबर दिखाना। तभी कह सकते हैं कि BD जो है रेखा B और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखना कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज जिसका नाम है COD और AOD, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOD में सबसे पहली बात तो इस त्रिभुज का जो CD होगा, CD इस त्रिभुज का AD के बराबर होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम लोग अभी प्रूव किया सब हो जाएगा उसके क्या है, बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं, अगर नाम दे दे इसको, इसका नाम दे देंगे तो लिख देंगे समीकरण 3 से। कहाँ से, समीकरण 3 से। ठीक है, अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो AO होगा इसका OC के बराबर होगा, AO क्या होगा, OC के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के गुण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है अपने आप में, क्योंकि जब आयत है मतलब कि समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत का परिभाषा क्या बोलता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी नियम हम लोग इसमें लगा सकते हैं। ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर है, OD दिख रहा है, OD से OD मतलब कि भाई उभयनिष्ठ है। अब बताओ ये कहाँ चला गया, SSS में, SSS सर्वांग समता नियम से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है COD वो सर्वांगसम है त्रिभुज AOD का। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हम लोग जानते हैं CPCD से ऐसा कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का कोना 5 बराबर होगा इस त्रिभुज का कोना 6 से।
अब जैसा हम लोग ये दोनों त्रिभुज को दिखा के ये दिखाएं, एकदम सेम टू सेम ये दोनों को दिखा के 7 को 8 के बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार से कोना जो 7 होगा वो कोना 8 के बराबर है। और इसके अंदर का बात यही चीज हुआ है ना, कि अगर हम 5 को 6 के बराबर दिखा दें, इसका अर्थ यही निकलता है। हम लोग को दिखाना क्या था कि एंगल जो 5 होगा वो एंगल 6 के बराबर, और एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के बराबर दिखाना, तब जाके दूसरा हम लोग का नंबर क्या होगा, प्रूफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के यहाँ ये समझना है कि आयत दिया हुआ था, वर्ग साबित करना है, और साथ में जो विकर्ण बीडी है वो कोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कोनों को समद्विभाजित करने का सीधा अर्थ होता है कोनों को आपस में क्या दिखाना है, बराबर दिखाना। इसको और भी कई तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बहुत सारा गुण पढ़े हम लोग, उन गुणों का प्रयोग करके हम लोग बहुत आसानी से कहीं से भी कुछ भी प्रूव किया जा सकता है। हम लोग डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं ये कोना इसके बराबर, ये कोना इसके बराबर। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी पढ़े ना कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। बराबर होता है कि बराबर होता है? कोना ए कोना सी के बराबर होता है। और समद्विभाजित का मतलब क्या था, 2 बराबर भाग में काट देना, मतलब इधर 90 इधर 90 होगा, इधर 90 इधर 90 होगा। अब सोचो अगर एक कोना 90 है, इसका दूसरा कोना भी 90 होगा ना, और जब समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, 45-45 का होगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। कई नियम है, कई तरीका से इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने के लिए बहुत सारे गुण समांतर चतुर्भुज के गुण है, कोई भी गुण का प्रयोग करके जो यहाँ पे इसके लिए सुटेबल होगा, गुण लगा के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया जा रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण। एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा एबीसीडी बड़ा वाला, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है ना। तो एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और जिसके विकर्ण दिख रहे हैं क्या, बीडी है। अब बीडी में तुमको 2 बिंदु दिख रहा होगा, पी और क्यू, इसी विकर्ण में बीडी वाला विकर्ण कौन कौन दिख रहा है, पी और क्यू। और इस प्रकार दिख रहा है कि डीपी जो होगा, डीपी अब देख लो कहां से कहां तक की बात किया जा रहा है, डीपी। तो डीपी का मतलब है डी और ये पी, मतलब यहां से यहां तक का रेखा। तो ये वाला जो है वो इधर का ये वाला भुजा के बराबर, बी क्यू के बराबर। हम लोग को ये सब दिखाना है क्या, सबसे पहले एपीडी। तो अगर एपीडी देखा जाए तो कहाँ एपीडी, देखो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा एपीडी का, ये वाला दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ये। इधर देखा जाए तो सीक्यूबी किधर दिख रहा है, ये सीक्यूबी ये वाला है, ये ना है। और यहाँ तो साफ साफ मालूम है ना, इसका ये वाला जो हिस्सा है इस त्रिभुज का, इस हिस्सा के क्या है, बराबर है। और अभी बोला है कि एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, इधर का इसका यहाँ कोना, इसके यहाँ कोना बराबर बन रहा होगा। समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है ना, इतना तो जान ही रहा है कि समांतर चतुर्भुज है बाहर वाला। और ये क्या होगा, विकर्ण ये, यानी कि एक प्रकार का त्रियक रेखा ये है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ वाला जो कोना होगा, यहाँ कोना बराबर होता है एकांतर अंतःकोण से। अब 2 तो हो गया, एक ई वाला हो गया इसके बराबर, और फिर ये वाला हो गया इसके बराबर, 2 को मिल गया। और तीसरा हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मान ले तुम लोगों को पहले दे दिया कि समांतर चतुर्भुज है, लिखा है ना एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का हम लोग पढ़े हैं कि सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, 3 चीज मिल गया। क्या क्या मिला, 2 को भुजा रे कोण, 2 को भुजा कोण, सिद्ध हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं वो समझो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या दिया है, और उसी के बेसिस पर हम लोग सारा काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया गया में, क्या लिख रहे हैं सबसे पहले, दिया गया में, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एबीसीडी समांतर चतुर्भुज दिया है। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं अगर समांतर चतुर्भुज है तो देखो इससे क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके सभी भुजा आपस में समांतर होगा, आमने सामने वाला भुजा ए बी हो जाएगा, ए बी किधर, हाँ ए बी इधर है तो बी सी डी हो जाएगा, और ए डी जो होगा वो बी सी के
समांतर होगा और साथ साथ बराबर भी होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। थ्योरम में पर में पढ़े हैं ना कि समांतर चतुर्भुज के जो भुजाएं होते हैं आपस में बराबर भी होते हैं। और यहाँ ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन के आधार पर कि डीपी जो है बीक्यू के बराबर है। जो डीपी है वो किसके बराबर है, बीक्यू के बराबर है। इसको हम लोग फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि सबका यूज हम लोग करेंगे, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये सब हम लोग को दिया गया तक में था, वो सब लिख लिए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, देखिए कितना सारा सिद्ध करना है बोला गया है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिखाना है सर्वांग सम, दूसरा बराबर, तीसरा ये सर्वांग सम, चौथा ये। तो हम लोग यहाँ सभी चीज को लिख लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो वहां लिखा है क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना प्रमाण देते हुए हल करते जाएंगे, प्रमाण देते हुए हल करते जाएंगे। 5 चीज दिया है, अच्छा टोटल 5 चीज दिया है सिद्ध करने के लिए। तो यह पांचों चीज को क्या करना है, भर देना है। सबसे पहला हम लोग टारगेट करेंगे कि इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो त्रिभुज कौन कौन सा है, एपीडी। तो लेंगे त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का दूसरा नाम सीक्यूडी, सीक्यूडी। अब हम पहले दिखा चुके हैं कौन सा चीज किसके बराबर है कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एडी जो है, इधर का जो एडी होगा उधर का एस, अच्छा पहले कौन त्रिभुज, उधर का एडी इधर का बीसी के बराबर होगा। और ये कहां से, देखो साफ साफ दिया गया, हम लिखा लेते हैं, लिख देंगे बस दिया गया। और क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का जो डीपी है, डीपी वो इधर का बीक्यू के बराबर है। ये दो चीज हो गई, ये भी दिया गया। अभी कोना के बारे में बात कर रहे थे हम। इस त्रिभुज का ये वाला कोना यानी एडीपी, एंगल एडीपी, एंगल एडीपी बराबर होगा इस त्रिभुज का एंगल सीबीक्यू का, है ना, सीबीक्यू का। अरे कहां से जाएगा, समांतर चतुर्भुज के एकांतर अंतःकोण से। अब बताओ, देखा जाए तो ये दो भुजा एक कोना में आ गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या था, एस ए एस सर्वांग समता नियम से कौन कौन त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम त्रिभुज सीक्यूबी का। अब यही समझने वाली बात है, जब दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, थोड़ा सोचना, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दो भुजा आपस में सर्वांग सम है, तो सीपी सीटी से हम लोग इतना लिख सकते हैं ना कि इस त्रिभुज का ये वाला कौन भुजा, ये भुजा, और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। लिख सकते हैं हम लोग बाई सीपी सीटी से। तो ये लिखने जा रहे हैं कि अब सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, इस उस त्रिभुज का एपी और इस त्रिभुज का क्यूसी आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्या कि तो दिया गया मेथड समीकरण मान कोई फायदा देगा नहीं, सीधा दिया गया यूज कर सकते हैं ना। इसको हम लोग मान लेते हैं। देखो दो चीज प्रूव हो गया, पहला था ये सर्वांग सम दिखाना, सर्वांग सम पहला में प्रूव हो गया। दूसरा दिखाना तो यही वाला है, एपी सीक्यू बराबर, ये भी हो गया। एपी बराबर सीक्यू, ठीक, तो सीक्यू क्यूसी लिखे, सीक्यू लिखे, बात देखिए। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जब यहाँ का कोना, यहाँ का भुजा को इसके भुजा के बराबर लिख लिए, यहाँ का सब कुछ लगभग वहां के बराबर हो गया। अब एकदम फिर सेम टू सेम जो इधर इधर था ना, आपकी बात देखिए, इधर और इधर बराबर लिखा, सर्वांग सम दिखा, ठीक है ना। ए क्यू बी किधर है, तो इधर ए दिखा ना, ए क्यू बी। तो हम लोग को मालूम ये वाला इसके बराबर है,
फिर वही घटना घटेगा, देखो यहाँ का इधर वाला एंगल जो होगा इस त्रिभुज का इधर वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये तो जान रहे हैं कि जो ए बी है ये तो इसके बराबर है, ये पहले तो गिवन में दे ले है ना कि ए बी किसके बराबर है, ए बी सी डी बराबर है, और ए डी किसके बराबर था, बी सी के। तो हमारा भी देखो यहाँ पे, अरे हम लोग कहाँ से लिखे हैं पता है ना, समांतर चतुर्भुज का ही एक परमय है जिसमें बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है। परमय लगभग 2 या 3 में है। अब हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो हम लोग जा रहे हैं कौन कौन त्रिभुज में जा रहे हैं, त्रिभुज का नाम है ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। तो सबसे पहले क्या दिखेगा, इसका ए बी, उसका क्या दिखेगा सी डी के बराबर, और ये दिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि इस त्रिभुज का जो बी क्यू है उस त्रिभुज में देखो पी डी आ रहा है, ये भी दिया था। और फिर एक कोना पर लिखेंगे जो एकांतर कोना है इस त्रिभुज के, ये वाला ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर होगा उस त्रिभुज का पी डी सी का, पी डी सी का। और ये जान रहे हैं हम लोग एकांतर अंतर कौन से जाएगा, ठीक है, एकांतर लिख दे रहे समझ में आ जाएगा एकांतर अंतर कौन से। अब यहाँ फिर से हम लोग लिखेंगे वही नियम हो, कौन सा, सर्वांग समता का नियम, एस ए एस, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा, कौन कौन त्रिभुज जिसका नाम दिए थे ए क्यू बी, वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी पी डी का। अब जब 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो ये तुम लोग तीसरा प्रूव हो गया, नहीं प्रूव हुआ, तीसरा नंबर तो यही था। और हम लोग अगर इसका सीपीसीटी का इस्तेमाल करते हैं, अगर सीपीसीटी का इस्तेमाल करते हैं तो बताओ इस त्रिभुज का भी ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का भी ये वाला भुजा बराबर नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ का जो ए क्यू होगा उधर का सीपी बराबर हो जाएगा। ये हम लोग मानने का तो माने हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है पता है कि जो अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, अंदर चतुर्भुज, उसका भी आमने सामने भुजा बराबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। अब तुम खुद सोचो, बढ़िया ध्यान देना, हम लोग अगर इस चतुर्भुज की बात करते हैं, अंदर वाला चतुर्भुज जिसका नाम है ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में हम लोग को क्या क्या पता चल गया, इस त्रिभुज, इस चतुर्भुज का जो ए पी है ना इसका क्यू सी बराबर है, इसका जो ए क्यू है ना इसका पी सी के बराबर है। हम लोग जान रहे संख्या 1 और 2 का प्रयोग कर रहे हो, ए पी सी क्यू, ए क्यू पी सी, मतलब संख्या 1 और 2 से हम कह सकते हैं। कहाँ सुना है इसको, 1 और 2 से। देखो पूरा बगल में प्रमाण बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ से आप लिख रहे हो, अंदाजी कोई भी चीज कहाँ से नहीं लिखना है, मतलब जो भी लिखना है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तथ्य होना चाहिए, बगल में लिखना है कहाँ से हम लिख रहे हैं। अंदाजे जहां तहां कुछ भी लिख सकते हो ना, मतलब बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के कुछ भी लिखना मतलब गलत हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया समीकरण 1 और 2 से कि तो बराबर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक हम लोग परमय पढ़े थे कि अगर कोई भी चतुर्भुज, फिलहाल अभी अंदर हम चतुर्भुज मान रहे हैं, तो कोई भी चतुर्भुज का अगर ना आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो जाता है तो अपने आप में समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पता है कौन सा थ्योरम है, जरा एक बार देख के मुझे बताओ। 8.3 से, क्योंकि 8.2 में क्या बोला था, देखो ये जो लोग यहाँ लिखे हैं, जो लिखे हैं ना ये समझो कि परमय 8.2 से लिखे थे इसको, क्योंकि 8.2 में क्या बोला था कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख भुज आपस में बराबर होता है। और यहाँ लगा कौन चीज है, मेरा पहले से एक चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज, और उसके आमने सामने का भुजा बराबर है, तो हम लोग परमय 8.3 में ऐसा सिद्ध किए हुए थे कि अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है तो वह चतुर्भुज अपने आप में समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब इस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे कि जो ए पी
CQ है एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है। और ये हम लोग अंतिम सिद्ध हुआ ये चीज 5वां नंबर है कि नहीं। अच्छा कहाँ कहाँ कौन सी सिद्ध की समझ में आ रहा है। पहला यहाँ सिद्ध किए, दूसरा यहाँ सिद्ध किए, तीसरा यहाँ सिद्ध किए, ये चौथा भी अपने आप में सिद्ध हो गया था जिसको हम लोग समीकरण 2 माने हैं। उसके बाद 5वां हम लोग को यहाँ सिद्ध हुआ क्योंकि ABCQ समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। तो 5 नंबर का सिद्ध यहाँ हो क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहले से लिख दिया ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ 2 चीज सिद्ध करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज को जब सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम यही करते हैं दिया क्या है वो सब लिखो, क्योंकि यहीं से हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। दिया गया है कि क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब दिमाग लगाना, अगर समांतर चतुर्भुज तो तुम क्या क्या जान रहे हो सब लिख दो। सबसे पहले ये जान रहे हैं कि AB इसका जो होगा CD के समांतर होगा, AD इसका जो होगा BC के समांतर होगा। और हम लोग प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे ये कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा और जो AD होगा वो BC के बराबर होगा। ये प्रमेय 8.2 से नहीं क्यों इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण मतलब समूह भुजा के बराबर होता है। समूह कोण तक बराबर होता है। अगर जरूरत पड़ा तो समूह कोण को भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसका यूज पड़ा तो नहीं यूज है तभी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी जितना का यूज है उतना का काम करना है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। दिया गया जो था वो लिख दिए। अब क्या लिखा था आगे कि तथा AP और CQ, देखो AP कौन है, देखो AP ये हुआ और CQ कौन हुआ, चौधार से हुआ। तो AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। क्या है, लंब। लंब का मतलब है देखो 90 डिग्री कोण बनाया जा रहा है उधर से यहाँ पे। और हम लोग ये 2 चीज सिद्ध करना है। अब इसको देखते हैं है कहाँ कहाँ। APB कहाँ दिख रहा है, APB मतलब नीचे वाला ये दिख रहा है त्रिभुज, उसमें जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज में देखो, एक यहाँ से A से लेकर P में, फिर यहाँ से लेकर B में और यहाँ से लेकर B में, ये त्रिभुज में जाना है। और ऊपर कौन सा त्रिभुज जाना है, CQD में। किसमें जाना है, CQD में। अब थोड़ा देखते हैं CQD किधर बन रहा है। तो CQD कहाँ बन रहा है, एक यहाँ से C हुआ, ये यहाँ पे D हुआ है ना, फिर ऐसे यहाँ से हाँ Q तक है ना, Q था CQD। और फिर वापस इसको यहाँ पे चला जाएंगे ये त्रिभुज में ऊपर वाला। मतलब इधर कहीं त्रिभुज हट रहा है, इधर कहीं त्रिभुज हट रहा है। हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। दिया गया हो गया, सिद्ध करना देख लेते हैं। सिद्ध करना में 2 चीज लिखना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहला ये कहेंगे जो त्रिभुज है APB को सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CQD का। और दूसरा हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि AP को बराबर दिखाना है CQ। ये तो सिटी हो जाएगा। मेन हमको एक त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। प्रमाण में आते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज कहने हैं, त्रिभुज का दौरा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज APB तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, CQD। अब देखते चलते हैं कौन सा चीज हमको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। सबसे पहला इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर होगा। कहाँ से, देखो यहाँ देखा था ना कि जो CD है वो AB जो है CD के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि जो AB है वो CD के बराबर है। दिया गया है, इसको दिया गया नहीं मानेंगे। दूसरा दिमाग लगाओगे आप कि इस त्रिभुज का यहाँ का कोण 90 है,
ध्यान देना, अगर इधर 90 तो इधर भी तो 90 होगा। तो इस त्रिभुज का यहाँ वाला 90 डिग्री, इस त्रिभुज का यहाँ वाला कोना 90 डिग्री, मतलब इस कोना का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू, उधर एंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी क्यू डी, सी क्यू डी। और इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ से, दिया गया, ये तो दिया गया था, ये नहीं लिखे ना, इसके बारे में जिक्र करना था, लम लिखा था, तो दिया गया, हमें इस चीज को भी लिखना पड़ेगा। पहले इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या 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 दिया था कि जो एपी है, एपी वो लंब है किस पर, बीडी पर, और एक और नाम दिया था, क्या था उधर से, सी क्यू, तो सी क्यू भी आपका क्या था, लंब था बीडी पर, ये दिया गया था। अब लोग एक बात और लिखना है कि इस त्रिभुज का दो चित्र तो मिल गया, एक यहाँ वाला यहाँ से, इसका भुजा भुजा दो चित्र हो गए। तीसरा बात ध्यान देना, इस त्रिभुज का यहाँ वाला जो कोना होगा, यहाँ वाला, इस त्रिभुज का यहाँ वाला कोना बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, कौन सा नियम से लगाएंगे हम लोग, एंगल ए बी पी इधर से और उधर से एंगल सी डी क्यू, हाँ एकांतर अंतर बोलते हैं, तो एकांतर अंतर अब बताए कौन सा नियम में गया, तो दिख रहा होगा कि दो वो कोना है, भुजा अलग है, बीच में नहीं आ रहा, अलग से है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, अतः एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी जो होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी। तो ये तो हम लोग पहला वाला सीधी यही करना था। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे सी पी सी टी से, तो सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं अब हम लोग कि भाई इस त्रिभुज का ये जो लंब था यानी एपी था, और इस त्रिभुज का जो लंब है यानी कि सी क्यू है, आपस में बराबर लिख सकते हैं ना, तो एपी जो होगा वो बराबर होगा किसका, सी क्यू, ये दूसरा नंबर सी होगा। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे और अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लगता है बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोलोगे कि एबीसीडी समलंब में लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, समलंब, कहाँ दिख रहा है एबीसीडी, उधर नहीं दिख रहा, अलग पार्ट हो गया, ए बी सी डी वही बोला, समलंब है, क्या है समलंब। और जब समलंब है तो हम लोग जानते हैं समलंब में एक ही भुजा क्या होता है, समांतर होता है, ये भुजा इसका क्या होगा, समांतर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि इधर का जो दो भुजा है ना, एडी और बीसी, ये आपस में बराबर है, मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। और ये फिर से चार चीजें दिखाने बोल रहा है, यहाँ हिंट में दिया है कि ए बी को बढ़ाया है, तो ए बी को बढ़ाया गया है, और सी से होकर डी के समांतर, देखो सी से होकर डी के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचे जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब रचना करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि ये वाला इसके बराबर है और ये खुद इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर है। समांतर तो नहीं है, कह सकते हैं समांतर ये इसके नहीं, समांतर ये केवल इसके है, ठीक है, ये केवल समांतर इसके। आप बताइए अगर ये समांतर है इसका मतलब बराबर भी होगा, क्या होगा, बराबर भी होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, दो समांतर की रेखा के बीच में ये भी तो समांतर ही होगा। तो सबसे पहले दिया गया हम लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बोलेंगे एबीसीडी समलंब है, एबीसीडी
समलम चतुर्भुज है। और समलम का मतलब यहाँ क्या क्या दिया है, एडी समांतर है सीडी का, लेकिन बराबर दिया हुआ है एडी का बराबर दिया है बीसी, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और रचना के आधार पर भी देखो कुछ कुछ दिया हुआ है। रचना के आधार पर क्या दिया है, रचना के आधार पर दिया है कि जो एडी है वो सीई के समांतर है, एडी जो है वो समांतर है सीई का, और समांतर है इसका मतलब यहाँ एडी जो है वो बराबर भी है सीई का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, इतना काफी है। ये रचना से दो चीजें हम लोग को मिल गया। अब हम लोग सिद्ध क्या करना है, वो तो 4 चीज दिख रहा है, यहाँ आप लोग को भर लेना है। हमें सिद्ध करना है 4 चीज सिद्ध करना है। ठीक है, पहला क्या सिद्ध करना है, कोना ए को कोना बी के बराबर दिखाना है। दूसरा सिद्ध क्या करना है, कोना सी को डी के बराबर दिखाना है। तीसरा में 2 त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, और चौथा में विकर्ण को बराबर दिखाना है। तो जब हम लोग प्रमाण में आएंगे, ठीक है, हम लोग प्रमाण में जब आएंगे ना, तो देखते हैं प्रमाण में देखो सबसे पहला हम लोग प्रसिद्ध करने का काम करते हैं, किसको, एंगल ए को एंगल बी से। अब एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना, तो एंगल ए कहाँ है, यहाँ पे ये ना एंगल ए है, और एंगल बी कहाँ है, एंगल बी तो भाई इधर है, ऐसे बराबर दिखाना है, ये ना है कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ तो आ रहा है ना क्या क्या बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। कोना क्या दिखाना है, एंगल ए यहाँ है एंगल बी यहाँ है। अब बताओ बी तो इधर भी होगा ना, लेकिन पहले चतुर्भुज देते समझ था ए बी सी डी, इसीलिए एंगल ए ये एंगल बी है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे देखो इधर, यहाँ पे समझना कि ये अब अपने आप में एक ऐसा त्रिभुज है जिसका 2 भुजा बराबर है, और जब 2 भुजा बराबर होता है इसका दोनों कोण बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है या नहीं होता है। कौन सा त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा है ना, कि अगर त्रिभुज का भुजा बराबर होता है, ये नियम ये नहीं पढ़ा है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा तो इसका यहाँ कोण के बराबर होगा। तो वही चीज, तो बस उल्टा त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी यहाँ का कोना यहाँ के कोना के बराबर होगा। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर ये हम लोग को दिखाना है यहाँ कोना के बराबर, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ का कोना यहाँ के बराबर सीधे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो संगत कोण है, नहीं यहाँ का कोना, क्योंकि ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो कहेंगे यहाँ के कोना के बराबर हो जाएगा। कौन सा नियम लगाएंगे, तो संगत कोण लगाएंगे, है ना, संगत कोण से यहाँ के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों तो हम लोग जान रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के बेस है, तो बेस कोना, जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, इसका अगर 2 भुजा आपस में बराबर है तो इसका ये दोनों कोना भी आपस में बराबर होता है। और इस नियम को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को दिखाना, उसको फोकस में रखना है कि भाई ए को बी के बराबर दिखाना है, हम लोग को यहाँ का कोना को यहाँ पे कोना के बराबर दिखाना है। अब वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उधर के त्रिभुज जाएंगे, इसका नाम क्या दिया गया था, BCE, त्रिभुज BCE में। तो त्रिभुज BCE में क्या पता है कि जो त्रिभुज BCE में ये पता है कि ये वाला जो AD था उधर का CE के समांतर था। कौन कौन, AD समांतर है किसका, ये वाला AD समांतर है CE का। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ये जान गए कि ये वाला जो भुजा था समांतर है इसका, और ये खुद किसके बराबर है, इसका। अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग तीनों बराबर दिखेगा, कौन कौन, AD बराबर दिखेगा BC का, और AD खुद किसके बराबर दिखेगा, CE का, क्योंकि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि AD जो है वो बराबर भी है CE का, इसलिए तीनों बराबर हो गया। अब बताओ, फिलहाल इन दोनों के आधार पे हम कह सकते हैं, दोनों के आधार पे कि जो त्रिभुज BCE है, जो त्रिभुज BCE है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है,
अब बता, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इतना जान रहे हैं कि ये तो हम लोग जान रहे हैं कि जो BC है वो किसके बराबर है, CE का। BC किसके बराबर है, CE का। तभी तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज लिखे हैं। लेकिन हम लोग इसके मदद से ये लिखेंगे कि इसका जो कोना यहाँ होगा, शॉर्ट में दे देते इसका कोना का नाम 1, इसका नाम दे देते 2। कोना 1 किसके बराबर होगा, कोना 1 जो होगा वो कोना 2 के बराबर होगा। क्लियर। अब इतना हम लोग जान रहे हैं कि कोना 1 जो होगा कोना 2 के बराबर होगा, मतलब ये कोना यहाँ वाला ही कोना के बराबर होगा। और ए जो होगा कोना 1 के बराबर होगा संगत कोण से। कौन से संगत कोण से हम लोग कह सकते हैं कि बराबर होगा। और दूसरा हम लोग को निकालना है बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज अगर है तो कोना 2 के बराबर होगा। ये भी तो संगत कोण में जाएगा ना। कैसे, देखो ये वाला इसका क्या है, समांतर है। ये रेखा इस रेखा का क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ वाला जो कोण, यहाँ वाला कोना तो भाई इसके है संगत कोण से, लेकिन यहाँ वाला भी तो कोना इसके होगा संगत कोण से ही, क्योंकि ये भी तो जैसे ये इधर का बाहर है तो ये भी तो इधर का बाहर है, इसका ये अंदर है, इसका ये क्या है, अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मैं ऐसे बोलेंगे कि जो कोना ए है, कोना ए है वो बराबर है किसका, एंगल 1 का। और कोना जो बी है वो किसके बराबर है, कोना 2 का। अब खुद सोचो, एक के जगह में 1 पुट कर, यहाँ एक के जगह एंगल ए पुट करे, बी की जगह यहाँ एंगल बी को पुट करे, ए बी के बराबर हो जाएगा, होगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। इसको हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, तो वहां से, मतलब संगत कोण से। संगत कोण से हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर वापस इसमें हम आकर रख देते हैं, हम लोग को इतना तो मालूम है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 खुद किसके बराबर है, ए के, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल बी के। ये हम लोग का पहला क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब हम लोग को ये सिद्ध करना है कि सी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, अब इतना तो हम लोग जान गए कि ये वाला जो कोना है, ये जो कोना है, ठीक है, इतना समझ में आया कि ये, अब ये जो पहले चतुर्भुज की बात करते हैं हम लोग पहले चतुर्भुज की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज की बात करने वाले, जो बड़ा वाला दिख रहा है चतुर्भुज AECD में इस चतुर्भुज की बात करते हैं। इतना तो पता चल गया कि ये वाला इस भुजा का, यानी जो AD है वो समांतर भी है C का, और AD जो है वो बराबर भी है किसका, CE का। अब बताओ, कोई भी चतुर्भुज का एक भुजा बराबर और समांतर, जिससे ये पता चलता है कि पूरा का पूरा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इन दोनों के अर्थ से क्या हम बोलेंगे कि जो चतुर्भुज ABCD होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक भुजा आपस में समांतर भी और बराबर है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका मतलब तब इसका ये भुजा, ऊपर वाला जो भुजा AE है वो समांतर हो जाएगा किसका, CD का। इसका मतलब अगर समांतर के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, बराबर भी होगा। अब यहाँ ऐसा समझना कि अगर ये त्रिभुज, मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, क्या है, समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और बराबर है। और हम लोग को क्या ये दिखाना है कि कोना जो C होगा ना वो भी D के बराबर है। इतना तो फिक्स हो गया कि अगर ये पूरा A है तो यहाँ पे पूरा इतना बोल सकते हैं कि पूरा C बराबर, लेकिन पूरा तो हमको C की जरूरत नहीं है, हमको केवल इतना जरूरत है। हाँ, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जो ये जो B है यानी एंगल 2 है वो तो एंगल D के बराबर होगा, और एंगल 2 किसके बराबर, B के। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि B D के बराबर हो गया, है कि नहीं। B तो D के बराबर हो गया, लेकिन हमको तो B को D के बराबर नहीं दिखाना है, हमको B को किसके बराबर दिखाना है। देखो ना, यहाँ हम लोग C को D के बराबर दिखाना है, B को D के बराबर नहीं दिखाना है। एक तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ वाला जो एंगल है ये वाला वो इसके बराबर होगा, यानी कि B D के बराबर हो जाएगा। अगर B D के बराबर होता है, B जो होता है D के बराबर होता है, A को हमको C के बराबर दिखाना है,
तो ए को सी के बराबर दिखाने के लिए कौन सा नियम लगाना पड़ेगा उसको सोचना पड़ेगा। सोचते हैं ये तो ए को तो आ जाएगा बी वाला। अब हम लोग यहाँ से ये सोचना है कि एंगल सी को डी के बराबर कैसे दिखाएं। सी वाला ये है पूरा, और ये पूरा का मतलब हो गया कि यहाँ कोना ए जो होगा, यहाँ कोना ध्यान देना मिल गया कि कोना जो यहाँ वाला एक नाम दे देते, तो यहाँ वाला कोना जो है वो तो यहाँ कोना बराबर होगा। कौन सा नियम से? एकांतर अंतर, क्योंकि ये भुजा तो इस भुजा का समांतर है, तो मिल गया जो खोज रहे थे वो। कि हम लोग ये जान रहे हैं कि लाइन जो है ए बी जो है, कौन ए बी जो है वो समांतर है। ए बी तो भाई समांतर है सी डी का। अगर समांतर है तो यहाँ का जो कोना एक होगा वो किसके बराबर होगा? कोना सी के। कौन सा नियम से? एकांतर अंतर कोण से। अब ध्यान देने वाली बात ये कि एंगल एक तो हम लोग जानते हैं किसके बराबर है? ए के बराबर। इधर क्या हो गया? ए बराबर सी, लेकिन हमको तो सी बराबर क्या चाहिए? अब आ रहे धीरे धीरे। अब देखो दूसरा आगे कि यहाँ का जो एंगल ई है, क्यों? क्योंकि हम लोग मालूम ये रेखा पर समांतर चतुर्भुज है, और यानी कि जो ए ई सी डी है, ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज है? और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है बराबर होता है, यानी एंगल 2 जो होगा बराबर होगा एंगल डी का। और एंगल 2 अपने आप में कौन है? बी है, यानी एंगल बी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल डी का। ठीक है। अब तुमको मैं एक बात बताने वाले, ध्यान समझना। हम लोग को दिखाना है सी को डी के बराबर। किसके बराबर? सी को डी के बराबर। तो एंगल बी, अब ध्यान देना है हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या दिखाएं? एंगल ए किसके बराबर है? तो अगर यहाँ ऐसा लिख सकते थे एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी का। और यहाँ क्या हो जाएगा? इधर का सी ही रहेगा। अगर इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, समीकरण कहाँ तक माने थे? 1 माने थे, इसको 2 मान लेते हैं। अब ध्यान देना बी किसके बराबर है? मतलब जहाँ बी है वहाँ क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। देखो कहाँ से लिख रहे हैं? समीकरण 2 से। अब तो समझ में आ गया कौन सी कहाँ से लाए, कैसे कैसे आया सो, है ना। तो हम लोग कहते हैं एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल डी का। ये कितना नंबर प्रूफ हुआ? सेकेंड नंबर है। ये सेकेंड नंबर हो गया। आगे अभी और चीज दिखाना है, ठीक है। थोड़ा सा बैठे बी सी और त्रिभुज बी ए डी। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में सबसे पहले बात तो ए बी कॉमन होगा, ए बी विशिष्ट होगा ए बी का। दूसरा क्या होगा? एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तीसरा क्या होगा? एंगल भुजा ए डी जो होगा बराबर, उधर का भुजा बी सी के बराबर होगा। साफ साफ दिख रहा है 2 भुजा एक कोना है, तो कौन सा नियम लगाएंगे? भुजा कोना मतलब कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से। अब बताओ सर्वांग समता नियम का यूज करेंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज जो ए बी सी था वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी का। तो ये तो हम लोग का थर्ड नंबर प्रूफ हो गया। लेकिन जब यही 2 त्रिभुज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीपी सी डी का यहाँ इस्तेमाल ले लेते हैं कि 2 त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया, यही 2 त्रिभुज का सीपी सी डी का यूज करते हैं। तो यही 2 त्रिभुज में से इस त्रिभुज में आएगा बी डी और इस त्रिभुज में कौन आएगा? ए सी। यानी कह सकते हैं कि जो बी डी भुजा होगा वो ए सी विकर्ण के बराबर होगा, या फिर ऐसे बोलो कि ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। जैसे बोलो दोनों तो है विकर्ण, तो 4th नंबर ये प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो वो इस तरह से खाली नियम का प्रयोग किया जाएगा, और नियम का प्रयोग अगर सही से आता है तभी बना पाओगे। अगर नियम सही से नहीं आता है बनाने तो फिर दिक्कत करेगा। नियम याद रखना पड़ेगा पूरा, बहुत सारा नियम पढ़ा हुआ है।
टोटल 7 नियम पढ़ा हुआ है ना। और उस 7 का प्रयोग कहाँ होगा, कब होगा, ऐसा दिमाग में रखना है पूरा। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज का गुण, और जितने भी चतुर्भुज पढ़ा है उस सब का गुण को भी याद रखना पड़ेगा। समांतर रेखाएं का तक का गुण याद रखना पड़ेगा, समांतर रेखा में कौन कौन गुण पढ़े हैं। तो अगर नियम याद है तो बहुत आसानी से बनेगा, और नियम अगर याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, चलो इसको आराम से तुम लिखो, पहले आराम से पीछे बैठ जाओ और आराम से लिख लो पहले, क्या